गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का सामाजिक विज्ञान का 3rd लेक्चर करने जा रहे हैं। इसमें हम करेंगे लेसन 2 भारत का भौतिक विभाजन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, लेक्चर 2 में हमने किया था भारत का भौतिक विभाजन क्या होता है, इनकी भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। आज हम लेक्चर 3 में 2nd लेसन के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो भौतिक विभाजन के अलावा और भी जो क्वेश्चन आंसर इसमें इम्पोर्टेंट हैं वो करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट है, भूगर्भिक प्लेटें किसे कहते हैं। भू यानी कि भूमि, गर्भिक यानी कि गर्भ में। भूगर्भिक भूमि के नीचे की जो प्लेटें हैं वो उन्हें भूगर्भिक प्लेटें कहते हैं। आंसर देखिए, पृथ्वी के नीचे विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, इन्हें भूगर्भिक प्लेटें कहते हैं। पृथ्वी के नीचे 7 बड़ी प्लेटें और कुछ छोटी प्लेटें हैं। स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारा धरातल है, जैसे ये धरातल है, इस पे हम रहते हैं, इसके नीचे इस तरह से प्लेटें चट्टानें आपस में जुड़ी हुई हैं। इस तरह से इनको प्लेटें कहा जाता है। इनमें अगर हलचल होती है तो धरातल के ऊपर भी हलचल होती है। ये भूगर्भिक प्लेटें हैं। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं, जो जैसे कि यूरेशियाई प्लेट है, यूरेशिया महाद्वीप के नीचे, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नीचे, इस तरह से, और कुछ छोटी प्लेटें भी हैं ये। अब है क्वेश्चन 2, अपसारी और अभिसारी प्लेटें किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक तो होती हैं अपसारी प्लेटें, एक होती हैं अभिसारी प्लेटें। अब से और अभी से ही पता लगा लेंगे। अप का अर्थ होता है दूर, एक दूसरे से दूर जाना, और अभी का अर्थ होता है समीप यानी कि पास आना। तो अप का मतलब दूर, अपसारी वो प्लेटें जो एक दूसरे से दूर जाती हैं। कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उन्हें अपसारी प्लेटें कहते हैं। अपसारी प्लेटों के कारण रचनात्मक किनारों का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, धरातल के नीचे जैसे जब 2 प्लेटें हैं, जब ये एक दूसरे से दूर खिसक जाती हैं, भी आंतरिक क्रियाओं की वजह से, ज्वालामुखी लावा, किसी भी वजह से जब ये एक दूसरे से दूर खिसकती हैं, जैसे एक इधर खिसक गई, एक इधर खिसक गई, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस। और स्पेस होने से जो नीचे का जो लावा है, जो मैग्मा हम बोलते हैं, वो इसके बीच में जमा हो जाएगा। और मैग्मा बीच में जमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक नया किनारा बन जाएगा। देखो, पहले तो ये किनारा था, अब ये दोनों अलग अलग हट गई, तो इनके बीच में स्पेस हो गया, और स्पेस होने से लावा यहाँ पे भर गया और एक नए किनारे की रचना हुई। और जब एक नए किनारे की रचना होती है तो उसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक किनारा। एक बार फिर से देखिए, इनकी अप का अर्थ होता है दूर, कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इन्हें अपसारी कहेंगे। जब ये दूर जाती हैं तो इनके बीच में ये लावा भर जाता है, और लावा के भरने से एक किनारे की रचना होती है, रचनात्मक किनारा जिसको बोलते हैं। फिर अभिसारी प्लेटें, अभी का मतलब पास, जब एक दूसरे के पास आती हैं। कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो उन्हें अभिसारी प्लेटें कहते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दोनों एक दूसरे की ओर खिसक रही हैं। इस तरह से जब ये एक दूसरे की ओर खिसकेंगी तो दोनों एक दूसरे की क्या आ जाएंगी, नजदीक आ जाएंगी। अब देखिए, 2 प्लेटें एक इधर से आ रही है और एक ये इधर से आ रही है। जब दोनों एक दूसरे की ओर खिसकती हैं तो या तो ये आपस में टकराएंगी, टकरा के मुड़ जाएंगी, क्योंकि जब 2 वस्तुएं हैं या 2 प्लेटें हैं एक दूसरे से आ रही हैं तो इस तरह से टकराएंगी आपस में। ये प्लेट इससे टकराएगी, ये प्लेट इससे टकराएगी। अब इनमें जो भारी प्लेट होगी, एक हल्की है एक भारी है, जो भी होगी, अगर एक प्लेट हल्की है और एक भारी है तो भारी प्लेट क्या हो जाएगी, हल्की प्लेट के नीचे धंस जाएगी। यानी कि जब आपस में टकराई तो भारी वाली जो प्लेट है वो हल्की वाली प्लेट के नीचे आ जाएगी। और अगर ये दोनों का घनत्व बराबर है, दोनों ही भारी हैं या फिर दोनों ही हल्की हैं, यानी कि दोनों सेम हैं, सेम घनत्व की हैं, तो कौन सी भी नीचे नहीं धसेगी, दोनों आपस में टकराएंगी, और टकराने से क्या हो जाएंगी, ये मुड़ जाएंगी। जैसे एक ये टकराई, एक ये टकराई, और टकराने से अगर दोनों समान घनत्व वाली हैं तो ये इस तरह से मुड़ जाती हैं। और जब ये मुड़ जाती हैं तो पर्वतों का निर्माण होता है, जिन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं।
और अगर ये असमान घनत्व वाली हैं, एक हल्की है और एक भारी है, तो जो भारी वाली प्लेट होती है वो हल्की वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है। और जब जो प्लेट नीचे धंस जाएगी, नीचे धंसने से वो क्या कर देगी, नीचे क्योंकि टेम्परेचर अधिक है तो पिघलना शुरू कर देगी। और जब ये पिघलना शुरू कर देगी तो किस में बदल जाएगी, ये मैग्मा या लावा में बदल जाएगी। और ये लावा ज्वालामुखी के रूप में धरातल के ऊपर निकलेगा बाद में। तो इन्हें अभिसारी प्लेटें कहते हैं। देखिए एक बार कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो उन्हें अभिसारी प्लेटें कहते हैं। तब या तो ये प्लेटें आपस में टकराकर टूट जाती हैं या एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। इनकी या तो आपस में टकराएंगी, मुड़ जाएंगी या टूट जाएंगी। अगर मुड़ेंगी तो इस तरह से पर्वत बन जाएंगे जिनको गलन बोलते हैं। नीचे धंसने वाली प्लेट पिघलकर मैग्मा बन जाती है। और अगर नीचे धंसती है तो नीचे धंसने वाली प्लेट पिघल जाएगी और पिघल के किस में तब्दील हो जाएगी, मैग्मा में। इस प्रकार इनसे रचना नहीं बल्कि एक प्लेट का विनाश होता है। अब देखिए इससे तो रचना हुई थी नई किनारे की, लेकिन इसमें तो रचना नहीं हुई क्योंकि एक प्लेट नीचे धंसी है तो उसका विनाश हुआ है। और आपस में टकराएंगी तो भी इनका विनाश ही होता है एक प्लेट का। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विनाशात्मक प्लेटें। इसलिए इन्हें कहते हैं विनाशात्मक प्लेटें। ये तो हैं रचनात्मक प्लेटें और ये हैं विनाशात्मक प्लेटें। विश्व के जो अधिकतर भूकंप और जो ज्वालामुखी हैं वो विनाशात्मक प्लेटों के सहारे आते हैं। कि संसार में जितने भी भूकंप और ज्वालामुखी हैं वो रचनात्मक प्लेटों के किनारे कम और विनाशात्मक प्लेटों के किनारे हैं वो अधिक आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। कि आज जो महाद्वीप हैं, जैसे 7 महाद्वीप हैं, तो उनमें से कौन से महाद्वीप पहले गोंडवाना लैंड के भाग थे। देखिए स्टूडेंट्स एक बार कि आज जो 7 महाद्वीप हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आज ये अलग अलग हैं क्योंकि इसके बीच में ये अलग हैं। इधर क्या है, अंध महासागर है, इधर भी ये अलग है, ये क्या है, हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर, इनके बीच में सागर है। लेकिन पहले कभी कार्बोनिफेरस युग में ये 7 महाद्वीप इस तरह से जुड़े हुए थे आपस में। ये नीचे क्या था, अंटार्कटिका था। ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए थे और इन जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या नाम दिया गया था, पैंजिया का नाम दिया गया था। पैंजिया का मतलब होता है संपूर्ण भूमि, यानी कि जो सारी भूमि थी वो इकट्ठी थी और चारों ओर क्या था, इसका जल था। जो आज अंध महासागर प्रशांत है ये इनके बीच में नहीं थे बल्कि चारों ओर जल था। अब समय के साथ साथ इनमें खिसकाव शुरू हुआ और जो ये भूखंड हैं ये अलग हो गए। जो 3 भाग थे ये ऊपर सरक गए, जो बाकी 4 थे वो नीचे की ओर सरक गए, यानी कि अलग हो गए। अब अलग होने से जो ऊपर वाले 3 महाद्वीप थे, ऊपर वाले कौन से हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये ऊपर हो गए। जो 4 नीचे हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, वो क्या हो गए, नीचे हो गए। और इनके बीच में एक सागर था, कौन सा था, टेथिस सागर, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अब जो देखो इनको क्या नाम दिया गया, 2 भूखंड बन गए। जो ऊपर वाले भूखंड थे उसको नाम दिया गया लोरेशिया भूखंड। जो नीचे वाला भूखंड था उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड भूकंप। अब देखो लोरेशिया भूखंड था ये ऊपर वाला। लोरेशिया भूखंड में कौन कौन से महाद्वीप आए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। अब गोंडवाना लैंड कौन सा है, ये नीचे वाला भाग है। तो गोंडवाना लैंड में कौन से महाद्वीप हुए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो जो 4 महाद्वीप हैं जो आज जिनके नाम हैं वो पहले किसके भाग थे, गोंडवाना लैंड के। अगर गोंडवाना लैंड की जगह ये पूछा जाए आज के कौन से महाद्वीप लोरेशिया के भाग थे, तो उसमें हम क्या देंगे, ये 3 देंगे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। फिर नेक्स्ट, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों और दर्रों के नाम लिखिए। हिमानियाँ होती हैं बर्फ की नदियाँ और दर्रे होते हैं पहाड़ों से गुजरने वाले जो रास्ते होते हैं वो। तो हमें बतानी है महान हिमालय में पाई जाने वाली। जैसे हमने हिमालय के 3 भाग किए थे कल, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो महान हिमालय में कौन सी हिम नदियाँ और कौन से दर्रे पाए जाते हैं।
महान हिमालय में हिम नदियां हैं बाल्टोरो, हिस्पर, बतूरा और बिफाओ। ये 4 हिमनद, 4 ग्लेशियर हैं जिनसे बर्फ पिघल के नदियों में आती है। दर्रे कौन कौन से हैं? बुर्जिला दर्रा है कश्मीर में, बारालाचला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, सिपकिल्ला भी हिमाचल प्रदेश में। दोनों दर्रे हिमाचल प्रदेश के हैं, बारालाचला और सिपकिल्ला। फिर है थागला, नीतिला, लिपुलेखला। ये 3 दर्रे किसमें हैं? यूपी उत्तर प्रदेश में। फिर है नाथुला, जेलेपला, ये दोनों दर्रे किसमें हैं? सिक्किम में। अब देखो ये सारे महान हिमालय में आते हैं, जैसे कश्मीर भी हिमाचल प्रदेश यूपी से होके कुछ ऊपर वाला भाग और ये सिक्किम, तो ये सारे दर्रे किसके अंदर में आते हैं? महान हिमालय के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है जहां लोगों का निवास है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये कौन सी नदी ने बनाया है? ब्रह्मपुत्र नदी ने। इस पे मानवों का निवास भी है। उसके बाद है दो आब का क्या अर्थ है? दो प्लस आब, दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। यानी कि 2 नदियां हैं, जैसे कि एक नदी यहाँ से गुजर रही है, एक यहाँ से गुजर रही है, तो जो भी इसका जो भाग है 2 नदियों के बीच का भाग, ये दोआब कहलाएगा। दो का यानी कि 2 आब का अर्थ होता है पानी, यानी कि 2 नदियों 2 पानी। इसी तरह से पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंच प्लस आब। पंच यानी कि 5 और आब यानी कि पानी। तो पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, तो पंजाब क्या है? 5 नदियों के संगम है, 5 नदियों के जल का संगम है, तो ये क्या है? पंजाब। उसके बाद है नेक्स्ट, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। स्टूडेंट्स से हमने जैसे कल भी किया था कि हिमालय के 3 प्रमुख विभाग, हिमालय को 3 प्रमुख भागों में बांटा है। कौन से? फर्स्ट है महान हिमालय, जिसका दूसरा नाम क्या था? हिमाद्री। सेकंड है मध्य हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं। थर्ड है शिवालिक हिमालय या फिर बाहरी हिमालय। नेक्स्ट है भारत में खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है और यह कहाँ स्थित है? स्टूडेंट्स, चिल्का झील भारत में खारे जल की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ है? उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। उड़ीसा में कौन सी नदी बहती है? महानदी उड़ीसा से होके बहती है, तो महानदी का जो डेल्टा है उसमें ये झील स्थित है। कौन सी झील? चिल्का झील, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, परवाल क्या है? जैसे हमने कहा था कि लक्षद्वीप परवाल से बना हुआ है, तो ये परवाल है क्या? परवाल पोलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं। स्टूडेंट्स, जो परवाल है वो एक सूक्ष्म यानी कि छोटे से छोटा प्राणी है जो उसमें समुद्रों में है, कम समय तक, थोड़े ही समय में ये जीवित रहता है, जो समूह में रहते हैं। यानी कि ये परवालिक जीव है वो इकट्ठे रहते हैं समूह में। इनका विकास कहाँ होता है? कम गहरे और गर्म जल में होता है, यानी कि समुद्र की सतह के पास होता है, ऊपर वाले भाग में, ज्यादा गहरे जल में नहीं होता। यानी कि जल गर्म हो और कम गहराई पर ही होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परवाल रोधिका, परवाल भित्ति, परवाल द्वीप। जो लक्षद्वीप है एक परवाल निर्मित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी हम किसे कहेंगे? वो ज्वालामुखी जिसमें निरंतर विस्फोट होता रहता है, जिसमें निरंतर लावा निकलता रहता है, यानी कि लगातार जिसमें लावा निकलता रहे 2-2 मिनट 5-5 मिनट के अंतर पे, तो उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। तो भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है, बैरन द्वीप पर स्थित है। बैरन द्वीप पर। फिर है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार है? अरावली की पहाड़ियां और जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं उनमें कौन सा पठार है उनके बीच में? अरावली की पहाड़ियां जैसे राजस्थान में है, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश, तो इनके बीच में कौन सा पठार है? मालवा का पठार।
फिर नेक्स्ट है, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। जो हिमालय है वो कैसे बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये बहुत ही, कि हिमालय का निर्माण प्लेटों के उत्तर दिशा में खिसकने से हुआ था। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था हमने कि धरातल प्लेटों से नीचे प्लेटें हैं और वो एक दूसरे की साइड खिसकती हैं, दूर भी जाती हैं और पास भी आती हैं, अपसारी अभिसारी जिसको हमने नाम दिया था। तो हिमालय का निर्माण जब प्लेटें उत्तर दिशा में खिसकी तब हिमालय का निर्माण हुआ था। आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले क्या था, एक टेथिस नाम का सागर था। लेकिन 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट के उत्तर में खिसकने के कारण टेथिस सागर सिकुड़ने लगा। कि आज से 7 करोड़ साल पहले जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकी तो जो टेथिस सागर था वो क्या हो गया, सिकुड़ने लग गया। कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले एक टेथिस नाम का सागर था। इस तरह एक टेथिस नाम का सागर था। हिमालय कैसे है, इस तरह से एक चाप के आकार का। तो आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले टेथिस नाम का सागर था। जब प्लेटें उत्तर दिशा की ओर सरकी तो टेथिस नाम का सागर है वो भी धीरे धीरे क्या हो गया, सिकुड़ना शुरू हो गया, जिससे भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गई। अब भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, क्योंकि ये उत्तर की ओर खिसकी तो ऊपर एशिया है, नीचे से भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसकी तो एशिया के नीचे कौन सी प्लेट थी, एशियाई प्लेट। दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गई और जब नजदीक आती हैं तो आपस में या तो नीचे धंस जाएंगी एक दूसरे के या मुड़ जाएंगी, जिससे टेथिस सागर में वलन पड़ने शुरू हो गए। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, जो टेथिस सागर था क्या हो गया, ये मुड़ गया, इसमें वलन पड़ने शुरू हो गए और इसकी शेप कैसी हो गई, इनकी इस तरह से वलित हो गया, ये उल्टा हो गया, जो क्या कहलाया, हिमालय पर्वत। उसके बाद है मध्य उच्च भूमि पर नोट लिखिए। स्टूडेंट्स, प्रायद्वीपीय पठार के 2 मुख्य भाग हैं, एक तो है मध्य उच्च भूमि और एक है दक्कन का पठार। अब हमें बताना है मध्य उच्च भूमि क्या है। इसे मालवा का पठार भी कहा जाता है। यह पठार अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में है। देखिए ये है प्रायद्वीपीय पठार और इसके 2 भाग हैं, मध्य उच्च भूमि जो इसे मालवा का जिसमें पठार कहते हैं, पठार शामिल हैं, और एक है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार तो ये इधर है सेकंड। फिर मध्य उच्च भूमि में ये तो है मालवा का पठार, कुछ राजस्थान का हिस्सा, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ गुजरात, ये तो है मालवा का पठार। इसके साथ बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार है इधर। ये है छोटा नागपुर का पठार, ये है शिलोंग का पठार। तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये सारा किस में शामिल है, मध्य उच्च भूमि। मध्य का मतलब इनकी बीच में, और उच्च भूमि यानी कि ऊंची भूमि, ये मध्य उच्च भूमि में शामिल है ये वाले पठार। और ये दक्कन का पठार। इनके 2 भाग हो गए प्रायद्वीपीय पठार के, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब हम मध्य उच्च भूमि के बारे में कर रहे हैं। किसे मालवा का पठार भी कहा जाता है। यह पठार अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकीर्ण यानी कि पतली है। अब देखिए इधर से कि ये पश्चिम की साइड में तो चौड़ी है और जब इधर जाते हैं तो ये कैसी होती जाती है, पतली होती जाती है पूर्व की साइड। इस पठार के पूर्व में बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार है। मालवा का जो ये पठार है इसके पूर्व में इस साइड ये है बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार इसके साथ, और झारखंड में है इसके साथ छोटा नागपुर का पठार। फिर नेक्स्ट तटीय मैदानों पर विस्तृत नोट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर तटीय मैदान जैसे हमने भारत के भौतिक विभाजन में कल किए थे वे भी हैं। ये हैं तटीय मैदान, 2 तटीय मैदान हैं। जैसे ये पश्चिमी घाट है, इसके इधर पश्चिमी तटीय मैदान, और ये पूर्वी घाट है, इसके इधर पूर्वी तटीय मैदान। तो इन पे विस्तृत नोट कि तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण पट्टी को क्या कहते हैं, हम तटीय मैदान कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार है, इसके संकीर्ण होता है पतले किनारों पर जो ये संकीर्ण पट्टी है इसको हम क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहेंगे।
जो ये पूर्व की साइड है पूर्वी तटीय मैदान, जो ये पश्चिम की साइड है पश्चिमी तटीय मैदान। अब देखिए पूर्वी तटीय मैदान, यह प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित है। ये है पूर्वी तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में स्थित है। इसके दो भाग हैं, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। जो पूर्वी तट है इसको दो भागों में बांटा गया है पूर्वी तटीय मैदान को। जो उत्तर में है, जो ये ऊपर वाला भाग है ये वाला, यह है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। जो ये नीचे वाला भाग है तमिलनाडु तक, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। यानी कि दो तट हैं, दो तट हैं, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। ये है उत्तर में है उत्तरी सरकार तट, नीचे है कोरोमंडल तट। उसके बाद है पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला इधर, ये इधर पश्चिमी तटीय मैदान है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है इनको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है कोंकण तट, कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से गोवा। अब देखो ये महाराष्ट्र है, इसमें है मुंबई, मुंबई से, और ये गोवा है, मुंबई से गोवा तक का जो ये तट है इसको बोलते हैं कोंकण तट। उसके बाद है कन्नड़ तट, इससे अगला गोवा से कर्नाटक, गोवा से लेके कर्नाटक का जो ये तट है ये है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। फिर है मालाबार, कर्नाटक से लेके ये केरल तक, ये है मालाबार तट। देखिए फिर एक बार, दो तटीय मैदान हैं, पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय। पूर्वी तटीय मैदान उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। पश्चिमी तटीय मैदान कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। उसके बाद है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी हैं, पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं। देखिए पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी हैं, पटकोई, बूम, नागा और मिजो। किधर है ये इधर। जैसे ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, पूर्व में जो ये वाला भाग है इधर, ये मिजोरम तक, इधर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। ये पटकोई, इसमें अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, पटकोई और बूम। नागालैंड में नागा और मिजोरम में मिजो। पटकोई, बूम, नागा और मिजो, जो ये पहाड़ियाँ हैं इनको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोलते हैं। इनकी पूर्व दिशा में है ये चारों छोटी छोटी, पटकोई, बूम, नागा और मिजो, इनको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोलते हैं। फिर भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। उन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, जैसे ये है म्यांमार की सीमा, इधर ही है म्यांमार, तो इस म्यांमार की सीमा बनाने वाली जो पहाड़ियाँ हैं कौन सी हैं, यही हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पटकोई, बूम, नागा और मिजो। स्टूडेंट्स, ये हमने किए सेकंड लेसन के क्वेश्चंस। इसमें एक बार ये क्वेश्चंस फिर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, बैरन द्वीप पर स्थित है। और कौन सा है, नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी, नारकोंडम ज्वालामुखी है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। आप इनको अपनी नोटबुक में उतारेंगे और इनको लर्न करेंगे। थैंक यू।